नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दानवीर सिंह नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स, एक ऐसा शो जो भविष्य के युद्ध क्षेत्र को भारतीय रक्षा तकनीक और कूटनीतिक दृष्टिकोण पर फोकस रखते हुए आपके सामने अलग अलग स्टोरीज पेश करता है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान का अल खालिद टैंक T-90 भीष्म से पिछड़ रहा है और वहीं पाकिस्तान की अधूरी ख्वाहिशें, चीन का J-35 फाइटर उड़ाने का सपना अब सपना ही रह गया, क्योंकि ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना टाइमलाइन और ना ही कोई निश्चितता। वहीं भारत ने एक नई छलांग लगाई है और भारत के स्वदेशी IMRH और DBMRH हेलीकॉप्टर भारतीय आसमान और समुद्र के लिए मल्टी रोल ताकत बनने जा रहे हैं। और उधर मध्य पूर्व से खबर है कि इजराइल का आयरन बीम लेजर हथियार हो चुका है ऑपरेशनल। अब मिसाइल नहीं बल्कि रोशनी से ही आसमान की रक्षा होगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं दुनिया की बड़ी रक्षा सुर्खियों को। भारतीय नौसेना जल्द ही 4 बड़े एम्फीबियस वॉरशिप के लिए टेंडर जारी करने वाली है। इनकी कीमत करीब 80,000 करोड़ रुपए की होगी। ये जहाज नेवल ड्रोन ऑपरेशंस को और मजबूत करेंगे और कमांड सेंटर्स की तरह भी काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट में देश की बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनियां यानी L&T, MDL और CSL अहम भूमिका निभाएंगी। भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट में साझेदारी करने के लिए 28 निजी कंपनियां HAL के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। HAL इनमें सिर्फ 2 कंपनियों को 30 सितंबर तक चुनेगा और एक डेवलपमेंट कंसोर्टियम बनाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत की सैन्य आधुनिकीकरण योजना का अहम हिस्सा है। गोदरेज एरोस्पेस ने कावेरी ड्राई इंजन D1 की पहली प्रोडक्शन यूनिट सौंप दी है। यह भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम में एक बड़ी प्रगति है। अब ध्यान मॉड्यूलर प्रोडक्शन और स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स पर है। इस डिलीवरी के साथ प्रोग्राम प्रोटोटाइप से सीरियल प्रोडक्शन के चरण में पहुंच गया है। कोंग्सबर्ग मैरीटाइम कनाडा की रिवर क्लास डिस्ट्रॉयर्स के लिए फिक्स्ड बिल्ट प्रोपेलर्स सप्लाई करेगा। यह सौदा इस क्लास के पहले 3 जहाजों के लिए है। प्रोपेलर का निर्माण यूरोप में होगा और इन्हें कनाडा में फिट किया जाएगा। कोंग्सबर्ग ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के जहाजों को भी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी दे रहा है। प्रैट एंड विटनी म्यूनिशंस और कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए नई टर्बोफैन इंजन फैमिली विकसित कर रहा है। यह इंजन 500 से 1800 पाउंड थ्रस्ट तक के लिए स्केलेबल होंगे और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जरिए डेवलपमेंट का समय कम करेंगे। टेस्टिंग इस साल के अंत में शुरू होगी और पूरी उपलब्धता 2026 तक होने की उम्मीद है। पाकिस्तान में उसके मेन बैटल टैंक अल खालिद को लेकर बहस तेज है। सेवानिवृत्त अफसरों, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान शामिल हैं, उन्होंने इसकी तकनीकी क्षमता और भविष्य पर सवाल उठाए हैं। आज हम समझेंगे कि असल में अल खालिद है क्या, इसकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं और यह भारत के T-90 भीष्म के मुकाबले कहां पर खड़ा हुआ है। अल खालिद को 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने शामिल किया। ये चीन पाकिस्तान डिजाइन है। 125 मिलीमीटर गन वाला 3 क्रू मेन बैटल टैंक, जिसे गतिशीलता और लागत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अल खालिद के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन ऑटो लोडर के साथ लगभग 39 to 49 राउंड्स को ले जाने की क्षमता, 1200 हॉर्स पावर 6 TD इंजन और पावर टू रेशो की बात करें तो 25 से 26 हॉर्स पावर प्रति टन यानी उच्च गतिशीलता वाला है ये अल खालिद टैंक। आलोचकों का कहना है कि अल खालिद पुराना डिजाइन है
1990 के चीनी टाइप 90 पर आधारित काफी हद तक विदेशी सब सिस्टम्स पर निर्भर है। नुकसान आधुनिक एक्टिव प्रोटेक्शन, मॉड्यूलैरिटी और इंटीग्रेशन की कमी। भारत की तरफ देखें तो T90S भीष्म हमारा फ्रंट लाइन मीडियम टैंक है जिसे लगातार अपग्रेड किया गया है। तो सवाल यह है कि अल खालिद बनाम T90 कौन आगे है। तो आइए अल खालिद टैंक और T90 टैंक की आपस में तुलना कर लेते हैं। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जान लेते हैं और फिर बाद में जानेंगे कि दोनों टैंकों में से असल में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मदद लेंगे हम वीडियो वॉल की और ग्राफिक्स की आपको जानकारी देने के लिए। ये यहाँ पर आपके सामने दोनों टैंक्स हैं। ये अल खालिद टैंक है और ये T90 भीष्म टैंक है। इनके हथियार और वजन की बात करते हैं तो सबसे पहले वजन अल खालिद 46 टन कैटेगरी के अंदर है और T90 48 टन का टैंक है, यानी कि T90 2 टन भारी है। अब इसके हथियारों की अगर बात करें तो दोनों के अंदर सिमिलर पैकेज है हथियारों का। दोनों के अंदर 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है और दोनों टैंकों के अंदर ऑटो लोडर है, यानी कि ऑटोमेटिक गोला जो है तोप के अंदर या गन के अंदर लोड होता है फायर होने के बाद। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी आर्मामेंट की, यानी सहायक हथियार की। तो दोनों टैंकों के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, टैंक के टरेट के ऊपर एक मशीन गन लगी हुई है, T90 के ऊपर भी एक मशीन गन लगी हुई है और दोनों की दोनों 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लड़ाई के दौरान इस गन का इस्तेमाल लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, लो फ्लाइंग ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स और आज के दौर में ड्रोन्स के खिलाफ इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इंजन की शक्ति की कि इन दोनों टैंकों के अंदर किस प्रकार के इंजन लगे हुए हैं। अल खालिद के अंदर 1200 हॉर्स पावर का इंजन है और वहीं T90 के अंदर 1130 हॉर्स पावर का इंजन है। तो यहाँ पर देखा गया कि अल खालिद के अंदर पावर ज़्यादा है और ये बहुत अहम है क्योंकि इससे मोबिलिटी के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो अब बात करते हैं पावर टू वेट रेशो की। दोनों की शक्ति और वजन अनुपात किस तरीके से सामने है। तो ये अल खालिद और इसके अंदर 25 से 26 हॉर्स पावर प्रति टन की शक्ति मिलती है इनके इंजन से और T90 के अंदर 18.2 हॉर्स पावर की शक्ति मिलती है प्रति टन वजन के हिसाब से। अब बात करते हैं इनकी ऑपरेशनल रेंज की। तो ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो अल खालिद की ऑपरेशनल रेंज है 500 किलोमीटर और T90 भीष्म की ऑपरेशनल रेंज है 550 किलोमीटर, यानी कि ऑपरेशनल रेंज के लिहाज से T90 अल खालिद से थोड़ा बेटर है। अब इसकी अधिकतम गति क्या है इन दोनों टैंकों की। अगर इन दोनों टैंकों की तुलना करी जाए गति के लिहाज से तो अल खालिद की गति ज़्यादा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है और T90 भीष्म 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल सकता है। अभी हमने दोनों टैंक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और देखने से हमको ऐसा महसूस हुआ होगा कि अल खालिद कहीं T90 से ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन अगर युद्ध क्षेत्र के अंदर सर्वाइवेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर और अहम चीज़ें हैं जो उसको पूरे अनुपात को बदल देती हैं। तो आइए इसको समझते हैं ग्राफिक वॉल के ज़रिए। जैसा ये लिखा हुआ है, सुरक्षा ही जीवन रक्षा की चाबी है, बिल्कुल सही। अब इन दोनों टैंक्स की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर किस तरीके की प्रोटेक्शन है। अगर अल खालिद की बात करें तो इसके अंदर मॉड्यूलर कॉम्पोजिट आर्मर विद एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है। तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और अब इस पुरानी टेक्नोलॉजी को बदली करता है सिरेमिक कॉम्पोजिट प्रोटेक्शन प्लस ERA, जो कि T90 भीष्म के अंदर मौजूद है। यानी अगर आर्मर की बात करी जाए तो T90 के पास में अधिक सुरक्षा है। अगली बात करते हैं हम इसके जो इलेक्ट्रॉनिक सूट्स हैं या जो और प्रोटेक्शन सिस्टम है। खालिद के अंदर पैसिव प्रोटेक्शन है, एक्टिव प्रोटेक्शन नहीं है।
और वहीं T90 की अगर बात करें तो उसके अंदर एक्टिव प्रोटेक्शन है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एंड स्किल्ड काउंटर मेजर्स, यानी कि दुश्मन की तरफ से आने वाले खतरे को एक्टिवली पहचान कर और उसको निस्ते-नाबूद करने की सलाहियत रखता है T90, जो कि खालिद के पास नहीं है। अगली बात करते हैं हम इसके और क्या उपाय ये कर सकते हैं, नॉट उपाय, क्या इनके पास में और क्षमताएं हैं। तो अल खालिद की बात करें तो इसके पास सिर्फ थर्मल स्मोक जनरेटर और IR रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स हैं। तो ये थर्मल स्मोक जनरेटर और IR रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स T90 में भी हैं और उसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर और इंफ्रारेड जैमर्स भी हैं, यानी कि इंफ्रारेड मिसाइल्स को जैम कर सकते हैं। और भी किसी किस्म की मिसाइल आ रही है जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकली संचालित है, उसको भी जैम करके या कंफ्यूज कर सकते हैं T90, जो कि अल खालिद नहीं कर सकता है। और इसके अलावा, ये सारी चीज़ों के अलावा जो लेटेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि भारत के T90 टैंक्स के अंदर अटैक UAVs लगाए जा रहे हैं और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स भी तैनात किए जा रहे हैं, यानी कि मॉडर्न लड़ाई के अंदर ये बहुत ही सक्षम टैंक साबित होंगे, क्योंकि इसके अंदर AI इनेबल्ड सिस्टम भी होगा, सेंसर टू शूटर कैपेबिलिटी AI बेस्ड होगी, जो कि T90 को अल खालिद से बहुत बहुत आगे ले जाता है और आने वाले समय के युद्ध क्षेत्र में T90 निश्चित ही आसानी से विजयी रहेगा। पाकिस्तान ने ERA और FCS सुधार के कुछ गैप ज़रूर कम किए हैं, लेकिन भारत का T90 खासकर नए वेरिएंट, प्रोटेक्शन और काउंटर मेजर में स्पष्ट रूप से काफ़ी आगे है। भारत का मुख्य बैटल टैंक रूसी T90S भीष्म को भारतीय सेना ने निरंतर मॉडिफाई किया है। इसमें 125 मिलीमीटर की गन है, लेकिन भारतीय T90 वेरिएंट्स में भारी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कॉन्टैक्ट या नए बैचों पर कक्तूस स्टाइल का ERA, जो कि प्रमाणित हैं, और रूसी काउंटर सूट्स के साथ साथ बेहतर लक्ष्य प्राप्ति के लिए पश्चिमी थर्मल इमेजर सिस्टम्स भी शामिल हैं। अगर हेड टू हेड बात करें तो दोनों टैंकों में 155 मिलीमीटर के गन और ऑटो लोडर हैं। दोनों आधुनिक आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सेबो फायर कर सकते हैं और गन लॉन्च मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं। जहां T90 अपने समग्र सुरक्षा पैकेज और प्रमाणित काउंटर मेजर सूट के लिए बेहतर प्रदर्शन करता है, वहीं अल खालिद की मजबूती उसकी मोबिलिटी और कुछ हालिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की उन्नति में है। संक्षेप में ये कोई असमान अंतर नहीं है, लेकिन T90 विशेष रूप से भारतीय वेरिएंट आमतौर पर मजबूत पैसिव ERA सुरक्षा और एक परिपक्व फायर कंट्रोल और इंटीग्रेशन बेसलाइन प्रदान करता है। इन्हें अब अटैक UAV और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम से भी अपग्रेड किया जा रहा है। ऑपरेशनल रूप से फर्क सबसे ज्यादा तब मायने रखता है जब टैंकों को लंबी दूरी के काइनेटिक हिट्स को सहन करना होता है या वे आधुनिक टैंडम वॉरहेड्स और टॉप अटैक म्यूनिशंस का सामना करते हैं। सेंसर्स, ERA और एक्टिव प्रोटेक्शन में किए गए उन्नयन ही इस अंतर को कम करते हैं और यही दोनों सेनाएं हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। निश्चित रूप से T90 अपने UAV और काउंटर UAS के साथ अपने शूटर टू सेंसर लूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण के कारण अल खालिद के मुकाबले काफी आगे बढ़ चुका है। इसलिए पाकिस्तान में उठी बहस केवल प्रतिष्ठा की नहीं है, ये तकनीक, आधुनिकरण और टैंक बेड़े के भविष्य की दिशा का सवाल है। अल खालिद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन क्या ये भविष्य में T90 भीष्म के सामने टिक पाएगा या अपग्रेड्स पर निर्भर करेगा? पाकिस्तान लंबे समय से चीन के J-35 स्टेल्थ फाइटर को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है
कि ना तो कोई आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही कोई तय समय सीमा। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की ये ख्वाहिश कभी हकीकत में बदलेगी? J-35, जिसे पहले FC-31 कहा जाता था, चीन का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। 2 इंजन वाला मिड साइज जेट अमरीकी F-35 का जवाब। इसकी खासियतें हैं इंटरनल वेपन्स बे, लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, एडवांस एवियोनिक्स और भविष्य में कैरियर ऑपरेशन की क्षमता। पाकिस्तानी मीडिया और थिंक टैंक कहते रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसका संभावित ग्राहक हो सकता है, लेकिन अब तक कोई डील नहीं हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स का फोकस फिलहाल JF-17 ब्लॉक 3 पर है, जो चीन पाकिस्तान का जॉइंट प्रोग्राम है। भारत के पास रफाल और Su-30 MKI जैसे फ्रंटलाइन जेट्स हैं। भविष्य में एमका स्टेल्थ फाइटर भी शामिल होगा। ऐसे में पाकिस्तान एयरफोर्स को एयर पावर बैलेंस करने के लिए JF-35 जैसे आधुनिक स्टेल्थ जेट की जरूरत महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात और रक्षा बजट बहुत सीमित है। स्टेल्थ फाइटर का संचालन बेहद महंगा है, इसलिए पाकिस्तान को J-35 मिलेगा या नहीं, यह चीन की पॉलिसी और पाकिस्तान की भुगतान क्षमता दोनों पर निर्भर करता है। संक्षेप में अगर बात करें तो J-35 फिलहाल पाकिस्तान के लिए सपना ही है, कॉन्ट्रैक्ट और टाइमलाइंस के बिना। ये सपना कब हकीकत बनेगा, इस पर किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। भारत अब एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने नेक्स्ट जनरेशन के मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया है, और ये हैं इंडिया के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH और नेवी के लिए डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी DBMRH। IMRH एक 13 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होगा। ये भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा। ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट, स्पेशल ऑपरेशंस सब कुछ करने में सक्षम। इसमें होंगी कुछ खास विशेषताएं, जैसे हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, 24 से 36 सैनिकों या भारी कार्गो को ले जाने की क्षमता, एडवांस्ड एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम्स, और सबसे महत्वपूर्ण मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन। भारतीय नौसेना के लिए तैयार हो रहा है DBMRH। 12.5 टन क्लास का ये हेलीकॉप्टर शिप बॉर्न ऑपरेशंस के लिए होगा। इसमें होंगे ब्लेड फोल्डिंग मैकेनिज्म, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल की क्षमता, और इसी के साथ ये बनेगा एक मल्टी डोमेन क्षमता का भारत में निर्मित स्वदेशी हेलीकॉप्टर। अभी भारतीय वायुसेना के पास रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टर है, लेकिन 2030 के बाद इनकी सर्विस लाइफ खत्म होगी। उस गैप को भरने के लिए IMRH को तैयार किया जा रहा है। IMRH और DBMRH का मतलब है भारत अब मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। ये न सिर्फ वायुसेना, थल सेना और नौसेना को नई ताकत देंगे, बल्कि भारत को ग्लोबल मार्केट में भी कॉम्पिटिटर बनाएंगे। तो आने वाले वर्षों में चाहे हिमालय की चोटियां हों या हिंद महासागर का युद्ध क्षेत्र, भारतीय हेलीकॉप्टर्स बने रहेंगे हर मिशन के भरोसेमंद साथी। इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेजर वेपन सिस्टम आयरन बीम अब ड्यूटी पर है। यह रॉकेट, मोटार और ड्रोन को हवा में ही रोशनी की किरणों से ध्वस्त कर देगा। ये 100 किलोवाट क्षमता वाला हाई एनर्जी लेजर है। रॉकेट, मोटार
और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को कुछ सेकंडों में जलाकर खत्म कर देने की सलाहियत रखता है। इजराइल के पास पहले से ही आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर की होती है। आयरन बीम की खासियत है कि एक शॉट की लागत सिर्फ कुछ डॉलर मात्र की होगी। गाजा और यमन से होने वाले रॉकेट हमलों के बीच इजराइल के लिए ये एक गेम चेंजर है। अब बड़ी संख्या में आने वाले रॉकेट्स और ड्रोन को सस्ते और तेज तरीके से रोका जा सकेगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी। लॉन्ग रेंज और हाई एनर्जी लेजर सिस्टम भी डेवलपमेंट में हैं। आयरन बीम सिर्फ इजराइल की सुरक्षा ही नहीं बदलता, बल्कि यह दुनिया के लिए एक संकेत भी है। भविष्य में देशों की नज़र एक ऐसे एयर डिफेंस मिसाइल पर नहीं, बल्कि लेजर टेक्नोलॉजी पर टिकी होगी। तो इजराइल का आयरन बीम क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स और वीडियो वॉल की मदद से। तो आयरन बीम लेजर हथियार प्रणाली है और इसके आगे विशेषताओं के बारे में बात करें, सबसे पहले इस तस्वीर को समझा देते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये इजराइल का आयरन बीम लेज़र हथियार प्रणाली, जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल लेज़र का प्रोजेक्टर है और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट आप कह सकते हैं, जिसके ज़रिए दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को देखा और ट्रैक किया जा सकता है। तो इससे ट्रैक किया जा सकता है और इससे लेज़र फेंक कर ध्वस्त किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हाई एनर्जी लेज़र है, इसकी एनर्जी तकरीबन 100 किलोवाट की है। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स की कि किस किस को ये टारगेट कर सकता है। तो ये हथियार आसानी से ड्रोन्स, रॉकेट, मोटार और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है। यानी कि जिस तरीके की मिसाइल हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, हूतियों की तरफ से इजराइल के ऊपर दागी जा रही थी, उन सबको बहुत आसानी से ये आयरन बीम लेज़र हथियार प्रणाली टारगेट कर सकती है। फिर बात करते हैं हम इसकी कॉस्ट, इसकी कीमत क्या होगी। तो इसकी कीमत अगर कंपेयर करी जाए आयरन डोम की मिसाइल्स के साथ में, जिसकी कीमत, एक मिसाइल की कीमत तकरीबन $50,000 तक की हो सकती है, उसके मुकाबले इसकी बहुत ही कम, शून्य मात्र कीमत इस लेज़र की होगी, क्योंकि लेज़र एक बड़ी ऊर्जा वाली एक लाइट है, तो उसकी कीमत शायद इतनी ना हो जितनी की एक मिसाइल की है। तो अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा है। मिसाइल की रेंज सीमित होती है, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और सुरक्षा कारणों से इजराइल ने इसकी क्या रेंज है मैक्सिमम, उसको अभी तक डीक्लासिफाई नहीं किया है, यानी कि सार्वजनिक नहीं किया है। अब इसकी स्पीड, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये लाइट पर निर्धारित है, आधारित है, तो इसकी स्पीड भी रोशनी की स्पीड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज इसकी स्पीड है और कितनी तेजी से ये एंगेज कर सकती है। तो खासियत यही है कि लागत शून्य के बराबर है और स्पीड बहुत तेज है, तो अगर मिस भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं, उसको दोबारा से टारगेट को दोबारा से एक्वायर करके उसको आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। अब इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो विलय है बड़े लेवल पर, क्योंकि जो पूरी सुरक्षा है एयर डिफेंस की इजराइल की, वो 3 सिस्टम्स पर आधारित है। वो है आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो। ये 3 किस्म के मिसाइल सिस्टम्स हैं इजराइल के पास, और इनके साथ, इन तीनों के साथ में इस लेज़र हथियार प्रणाली का विलय हो चुका है और ये ऑपरेशनल हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता, खास तौर से विशेषता क्या है एज कंपेयर टू आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सैचुरेशन अटैक, यानी कि एक साथ बहुत बड़े पैमाने पर जब हमला होता है तो उसको डील करने के लिए ये सबसे उपयुक्त हथियार है। एक साथ ये काफ़ी सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को ध्वस्त कर सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर बजट
की भी सुरक्षा करता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस हथियार का खर्चा ज्यादा नहीं है। तो अब आसमान की सुरक्षा मतलब सिर्फ आयरन डोम नहीं है, बल्कि आयरन बीम की रोशनी भी दुश्मन को रोकने के लिए तैयार है। इजरायल की चिंता वाजिब है। मिस्र का बढ़ता सैन्य दबदबा सिनाई पेनिनसुला में उस नाजुक संतुलन को हिला रहा है जो कैंप डेविड पीस अकॉर्ड से बना था। सिनाई अब तक का एक बफर जोन था, सीमित सैन्य उपस्थिति और हर तैनाती पर निगरानी। लेकिन मिस्र ने आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के नाम पर धीरे धीरे सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इजरायल के लिए इसका मतलब है भरोसे की दीवार में दरार। गाजा पहले से ही अस्थिर है और अब सिनाई भी दो देशों के बीच तनाव का नया केंद्र बन सकता है। शांति का प्रतीक रहा सिनाई एक बार फिर सामरिक सुर्खियों में लौट आया है। इसी के साथ हमारा आज का ये डिफेंस डायनेमिक्स का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आज ही के दिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी अहम रक्षा और सामरिक घटनाओं से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।